हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात करते थे ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में हमने बात कर ली थी कुछ टॉपिक्स की। आज कुछ टॉपिक्स बच गए हैं जिनकी बात करेंगे, जिसके और आज ये क्या है, ऋग्वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड बात की हमने 1500 BC से 1000 BC के बीच में। आज जो बात करेंगे उसमें कुछ टॉपिक छूटे, जैसे कि आभूषण, सामाजिक व्यवस्था, नारियों की स्थिति क्या थी, ओके, आर्थिक व्यवस्था क्या था, शिल्प उद्योग की बात करेंगे, व्यापार की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें आभूषण। क्वेश्चंस पूछे गए हैं आभूषण से रिलेटेड यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। तो कुछ आभूषण के नाम लिखे हैं 5-6, जिनको हम बारी बारी देखेंगे। तो जो पहला आभूषण है निष्क, ओके, निष्क। निष्क कैसा आभूषण था? स्वर्ण आभूषण था, सोने का आभूषण था। इसका मतलब क्या, ऋग्वैदिक आर्यों को सोने का क्या था, ज्ञान था। तो स्वर्ण आभूषण था निष्क। और कहाँ पहना जाता था यह? गले में। कहाँ पर? गले का, ठीक है, गले में पहना जाता था निष्क स्वर्ण आभूषण। दूसरा जो रुक्म वक्षस। रुक्म वक्षस, वक्ष से अगर पकड़ेंगे तो वक्ष मतलब क्या होता है? छाती, सीना, ओके। ये छाती पर लटकाने वाला आभूषण था। छाती पर जैसे डोरी से बांध कर गले से छाती पर पहनते हैं। पुराने सीरियल देखेंगे तो उसमें भी क्या है, पहने हुए मिलेंगे। या तत्कालीन समय में ही बात करें भगवान राम की मूर्ति, तो उसमें क्या है, सीने पर उनके सोने के आभूषण हैं, डोरी से बांध कर, ओके, अयोध्या में। तो रुक्म वक्षस क्या था? छाती पर लटकने वाला आभूषण था। नेक्स्ट है स्त्रज। स्त्रज यानी, स्त्रज किसको कहते थे? मोतियों की जो माला गले में पहनी जाती थी उसे क्या कहते हैं? स्त्रज कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। कंकड़, कंकड़ यानी कि चूड़ियां, ठीक है, कंकड़ चूड़ियां थी। खादी यानी नूपुर, ओके, या पाजेब जिसे कहते हैं। खादी क्या था? नूपुर था, पाजेब कह सकते हैं। कुरीर भी आभूषण है। कुरीर क्या है? सिर पर पहनने वाला आभूषण, ठीक है, सिर पर पहनते हैं। स्त्री पुरुष पहले ही पहनते थे ऋग्वैदिक काल में। कुरीर सिर पर पहनने वाला आभूषण। तो ये हमारे 5-6 आभूषणों की बात हो गई ऋग्वैदिक काल में, ओके। अब जो बात करेंगे हम सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ऋग्वैदिक काल में, यानी कि समाज में क्या, किन वर्गों में बांटा गया था, ओके। तो समाज, पहले भी हमने एक लेक्चर में बात की थी, समाज जो था ऋग्वैदिक आर्य 2 भागों में बटा था। एक आर्य और दूसरे अनार्य। आर्य जो आए बाहर से और अनार्य जो यहाँ के मूल निवासी थे, ओके। यानी कि आर्य जो थे श्रेष्ठ थे। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। आर्य शब्द मतलब श्रेष्ठ, संस्कृत का। और आर्यों के लिए अनासा कहा गया है, यानी कि अनासा मतलब छोटी नाक वाले, ठीक है। तो समाज में जो बंटवारा पहला था आर्य और अनार्य के रूप में, आने की शारीरिक बनावट के आधार पर। यहाँ के जो लोग मूल निवासी थे उनको क्या है, काले थे, छोटे कद के थे, लंबी नाक वाले थे, ठीक है। और जो आर्य थे, नाक छोटी, कद लंबा था, उजला कलर था, सफेद कलर, गोरा वर्ण कह लें। इस आधार पर भी क्या, समाज का बंटवारा उस वक्त किया गया था आर्य और अनार्य के रूप में, ठीक है। तीसरा जो बंटवारा था समाज का कार्य के आधार पर, कौन क्या कार्य कर रहा है उस आधार पर समाज का बंटवारा था। एक वर्ग था पुरोहित, जो धार्मिक कार्य करता था, यज्ञ वगैरह वगैरह, शादी विवाह करवाता था। दूसरा योद्धा, में बात की थी राजा वाली, सेना, योद्धा था। और तीसरा सामान्य जनता थी, ठीक है। लेकिन सामान्य वर्ग के लिए ये कोई पाबंदी नहीं थी कार्य की, यानी कि वो अपने कार्य के थ्रू क्या है, किसी भी वर्ग में क्या है, स्थापित हो सकता था। योद्धा भी हो सकता था, या ज्ञान के थ्रू पुरोहित भी हो सकता था। तो कार्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया था समाज को, पुरोहित, योद्धा और सामान्य वर्ग, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की बात करें, मेनली ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं है, यानी वर्ण की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन क्या है,
ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, किसमें, पुरुष 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णन मिलता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में नहीं है मेनली। ओके, तो ये 4 आधार हैं समाज का, सामाजिक व्यवस्था के ऋग्वैदिक काल में 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम नारियों की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। अब तक के इतिहास में बात करें अगर हम नारियों की स्थिति से रिलेटेड वर्तमान समय तक, तो सबसे क्या है, स्वर्णिम युग था नारियों का, नारियों के लिए या स्त्रियों के लिए। ठीक है, गोल्डन टाइम है, लेकिन गोल्डन टाइम है लेकिन सिर्फ 2 ही प्रतिबंध थे नारियों पर या स्त्रियों पर। क्या कि वो हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, जन, ठीक है, जो कबीला है, जन है, उसका राजा होता था, वो पुरुष ही होता था। ठीक है, तो जन की शासिका नहीं बन सकती थी, एक पहला प्रतिबंध था। रानी नहीं बन सकती थी, शासिका मतलब रानी, और परिवार की मुखिया नहीं बन सकती थी, परिवार की मुखिया नहीं हो सकती थी। ये 2 ही प्रतिबंध थे महिलाओं पर, क्योंकि आयुर्वेदिक ऋग्वेद में क्या है, आर्यों पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, तो 2 प्रतिबंध याद रखेंगे, जन की शासिका नहीं बन सकती थी और परिवार की मुखिया नहीं बन सकती थी। संपत्ति का भी अधिकार था मेनली तब जब क्या है, पुत्र न हो तब। पुरुषों की तरह इस तरह क्या है, उनको सभी अधिकार प्राप्त थे। जैसे बात करेंगे शिक्षा का से लेकर कृषि कार्य भी करती थी स्त्रियां इस वक्त, इस युग में। ठीक है, तो पुरुषों की तरह सभी अधिकार थे, बाल विवाह नहीं था, तलाक की व्यवस्था नहीं थी, तलाक नहीं ले सकते थे, दहेज प्रथा नहीं थी, और बालिका हत्या जैसे भ्रूण हत्या आज भी विद्यमान है। इस तरह के सामाजिक जो कुकृत्य थे ऋग्वैदिक काल में आर्यों के समय नहीं थे। याद रखेंगे, पर्दा प्रथा भी नहीं थी। ठीक है, पर्दा प्रथा का मतलब ये नहीं है जो हम घरों में कॉटन लगाते हैं, कार्टन दरवाजे पर या खिड़की पर। पर्दा प्रथा से मतलब क्या है, स्त्रियों को पर्दे में रखना, जैसे कि आज के युग में मुस्लिम वर्ग में है, बुर्का पहनते हैं। ठीक है, पर्दा प्रथा बाद में आई जब क्या, बाहर से आक्रमणकारियों का आक्रमण शुरू हुआ भारत पर, तब समाज की स्त्रियों को बचाने के लिए उनसे। तो बाल विवाह, तलाक, दहेज प्रथा, बालिका हत्या, ये सब कुकृत्य नहीं है ऋग्वैदिक काल में नारियों के अगेंस्ट। वयस्क विवाह है। ठीक है, वयस्क विवाह था। क्या एज थी वयस्कता की उस समय, वैवाहिक उम्र 17 साल, 16-17 साल। ठीक है, उसमें वयस्क इतना मानना 16-17 साल बहुत था, क्योंकि अभी क्या है, भारत में भी 18 साल वयस्क मानते थे, लेकिन बढ़ा के 21 किया गया है। लेकिन 1500 बीसी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, 16-17 वर्ष बहुत ही ज़्यादा है वैवाहिक उम्र के लिए। तो वैवाहिक उम्र जो था 16-17 वर्ष था। ठीक है, स्त्रियां अपने पति का चुनाव स्वयं कर सकती थी। ठीक है, वैवाहिक संस्कार की बात की थी हमने, उसमें पसंद आए चाहे ना पसंद आए, अपना वर स्वयं चुन सकती थी, उन पर कोई थोपा नहीं जा सकता। और वे स्त्रियां जो अपने पति का चुनाव स्वयं करती थी, उसे क्या कहते हैं, कहते थे ऋग्वेद में क्या यूज किया गया उनके लिए वर्ड। एक जैन ऋषि थे मौर्य काल में भद्रबाहु। तो वे स्त्रियां जो अपने पति का स्वयं वर चुनती हैं, उन्हें क्या कहते थे ऋग्वेद युग में, भद्रबाहु। क्या कहते थे, भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु। और वह स्त्रियां जो क्या है, आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय भी ले सकती थी, उनको अधिकार था। उन्हें क्या कहते थे, उनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया ऋग्वेद में, आजीवन अविवाहित। अविवाहित स्त्रियों के लिए आजीवन विवाहित। ऐसी स्त्रियों के लिए जो वर्ड यूज होता था वो होता था अमाजू। क्या है, अमाजू। ठीक है, ये सारे अधिकार स्त्रियों को दिए गए, स्वतः पति चुनने का, शादी न भी करने का, आजीवन। ओके,
ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में जब राजनीतिक संस्था बात कर रहे थे तो वहाँ समिति और किसकी सभा की बात कर रहे थे, उसमें बालिग पुरुष और स्त्रियां भाग लेती थी। तो ये क्या है, सभा और राजनीति में भाग ले सकती थी स्त्रियां। ओके। विवाह प्रणाली की बात की थी हमने, प्राचीनतम विवाह प्रणाली नारियों के लिए 10वें मंडल में, किसमें, सूर्या सूक्त 47 मंत्रों की बात की थी, स्त्रियों से रिलेटेड। ठीक है। जो इनको शिक्षा दी जाती थी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो शिक्षा प्रणाली का वर्णन है वो किस मंडल में है, शिक्षा प्रणाली का मंडल 7वें मंडल में है। शिक्षा प्रणाली का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में, उसमें मेढकी सूक्त है। मेढकी सूक्त मतलब मेढक क्या होता है, मेढकी टर टर करता रहता है, रटता रहता है, यानी कि जो शिक्षा प्रणाली का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, रट कर पाठ को याद करना पड़ता था बच्चों को। ठीक है, इसीलिए इसको क्या है, मेढकी सूक्त नाम दिया गया है। मेढक टटराता रहता है। ठीक है। तो ये तो सारी बातें हो गई किसकी, नारियों से रिलेटेड। घोषा जो महिला थी ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में जिन कई सूक्तों का रचना किया उन्होंने, वो क्या था, वो भी अविवाहित ही महिला थी, आजीवन अविवाहित महिला थी, घोषा। ठीक है। तो वे मंडल हम देखते हैं जिसमें महिलाओं ने सूक्तों की रचना की है। 4 मंडल ऐसे हैं जिसमें स्त्रियों के, जैसे कि घोषा, अपाला, मुद्रा, काशवती, इन सबों ने क्या है, शिक्षित महिलाओं ने किस किस मंडल में मिलता है उनके सूक्त। 4 मंडल हैं ऐसे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला मंडल, 5वां मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल। तो कौन कौन से मंडल हैं, 1st, 5th, 8th और 10th। इसमें जो रचनाएं हैं महिलाओं द्वारा रचित, घोषा, लोपामुद्रा, काशवती और भी। ठीक है। तो याद रखेंगे हम 1, 5, 8, 10 सूक्तों में। ये तो बात हो गई महिलाओं से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे धर्म। धर्म की प्रकृति उनकी कैसी थी। प्रीवियस लेसन में बात की थी देवता धर्म से, 3 प्रकार के देवता, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश। 33 यानी कि 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार, 33 देवताओं की। 33 देवताओं का नाम देखते हैं, लेकिन क्या है, यहां पर मंदिर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। धर्म में बात करें तो ये क्या है, मूर्तिवादी की नहीं है, पलायन नहीं करते, मोक्ष की कोई संकल्पना नहीं है, स्वर्ग नरक की कोई भी अवधारणा एक वैदिक युग में नहीं है। दूसरे, मूर्तिवादी नहीं है तो मंदिर भी नहीं बनाया इन्होंने। ठीक है। स्वर्ग नरक की अवधारणा भी नहीं है, मोक्ष की प्राप्त करना, इसकी भी अवधारणा क्या है, वैदिक युग में ऐसा कुछ नहीं है। सरल जीवन जीते हैं, सरल यज्ञों के माध्यम से, परिवार की रक्षा करने के माध्यम से। ठीक है। तो ये बात हो गई कि इसकी मूर्तिवादी, प्लानवादी। सरल यज्ञों से संचालित क्या है, इनका धर्म है। और ये सरल यज्ञ क्यों हो रहे हैं, सरल यज्ञ परिवार की सुरक्षा के लिए, मान जीवन जीने के लिए, सही तरीके से सुख शांति, भौतिकवादी जो उनकी आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए। ठीक है। तो सरल यज्ञ हो रहे हैं जो भौतिकवादी आकांक्षाएं हैं उनकी, उसको पूरा करने के लिए, भौतिकवादी आकांक्षाएं। ओके। और पारिवारिक सुरक्षा हेतु, पारिवारिक सुरक्षा हेतु, और सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म हो रहा है। ठीक है। समाज व्यवस्था की गई है यज्ञ की, उसके लिए। ठीक है। सरल यज्ञ है इनके। प्राकृतिक घटनाओं की पूजा करते हैं। जितने भी देवता हमने देखे थे वो सब के सब क्या थे, प्रकृति से रिलेटेड थे। वरुण क्या थे, जल के देवता, इंद्र बारिश तूफान के देवता, ओके, सूर्य प्रकाश के देवता। तो जो प्राकृतिक घटनाओं को उन्होंने जो देखा, यानी कि आर्य क्या है, प्रकृतिवादी हैं। प्राकृतिक घटनाओं को जो देखा उसी को क्या देवता के रूप में
पूजने लगे उनको एक साकार रूप देकर, यानी प्रकृतिवादी हैं एकदम। ओके, एकेश्वरवाद का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। बहुदेववाद का भी क्या है, वर्णन है। एकेश्वरवाद का वर्णन मिलता है ऐसे जैसे तत्व की महत्ता की बात की गई है, पदार्थ की, मेटल की, मटेरियल की, ठीक है। तत्व की महत्ता है, क्या है, एकेश्वरवाद में बात की गई है, तत्व की महत्ता है और किसी चीज की नहीं। बहुदेववाद है, हमने बात की 33 देवताओं की, ठीक है। प्रकृतिवादी है, हमने बात की, प्राकृतिक घटनाओं की पूजा कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन के लिए धर्म का अनुपालन है। यहाँ पर धर्म का जो अनुपालन है, इनका जो पालन कर रहे हैं धर्म का, वो किस लिए कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, न कि संन्यास के लिए। संन्यास जैसी अवधारणा ऋग्वैदिक युग में नहीं है, ठीक है। धर्म का पालन केवल और केवल किस लिए है, गृहस्थ जीवन के लिए, न कि संन्यास वगैरह वगैरह चीजों के लिए। नेक्स्ट जो बात करेंगे किसकी, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के इनके दो आधार हैं। पहला बात करें हम किसकी, पशुपालन का, और दूसरा कृषि का। यानी कि मुख्य विषय जो आर्थिक व्यवस्था का है ऋग्वैदिक युग में वो क्या है, पशुपालन, ठीक है। और पशुपालन में भी सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया है, काऊ, यानी गाय माता को, ठीक है, गाय माता को। अर्थ है यायावरी जीवन है इनका, सेमी नोमैडिक, एक जगह कम रहना। ओके, ज्यादा महत्व गांव का है। ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो जो शब्दों की पुनरावृत्ति की बात की जाती है तो गाय की जो पुनरावृत्ति मिलती है 176 टाइम। कितने टाइम्स, 176 टाइम्स। इससे गाय की क्या है, महत्ता पता चलती है। इसीलिए देखेंगे इसमें काल में जो गाय से जुड़े शब्द भी मिलते हैं, जैसे दूरी का जो माप करते हैं, दूरी का माप कैसे करते हैं, गो युति से। गो युति क्या था, दूरी माप था। गो युति, समय का भी माप किया जाता था, जैसे आज हम पढ़ते हैं हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, क्या, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या था, गोधूली। गोधूली, ठीक है। ये सब गायों से रिलेटेड। गोधूली, क्यों गोधूली है, जब चारागाह में गायों से वापस लाया जाता शाम को दिन भर चरने के बाद, तो एक साथ जब दौड़ती थी तो क्या है, धूल उड़ता था उस संध्या के समय, तो उसको क्या के नाम दिया है, गोधूली। ओके, और भी वर्ड्स हैं, जैसे जन का जो रक्षक होता था, हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, उसको क्या कहते थे, जन के रक्षक को गोप। जन का रक्षक गोप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम आएगा हमारे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, गाय से जन्मे देवता को क्या कहते हैं। जैसे हमने देखा हिंदू धर्म में गाय के विभिन्न भागों पर क्या देवताओं का अंकन मिलता है, फोटो देखेंगे तो गाय से जन्मे देवता को क्या कहते थे, याद रखेंगे, गो जाता। क्या पता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जा सकते हैं, क्या कहते थे, गो जाता। और किसी व्यक्ति के प्राण का, जीवन का मूल्य अगर 100 गाय हैं तो उसको क्या कहते थे, एक वर्ड में, सतदाम। क्या कहते थे, सतदाम। ओके, और भी गाय से महत्ता से रिलेटेड साक्ष्य मिलते हैं ऋग्वेद में। जैसे एक ऋषि थे वामदेव। वामदेव ने ऋग्वेद मंडलों में क्या है, रचना की है वामदेव ने। ऋषि वामदेव क्या थे, उनके पास इंद्र की मूर्ति थी। हम बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि ऋग्वेद में आर्यों के प्रमुख देवता कौन है, इंद्र। वह क्या कहते हैं, इंद्र मूर्ति अपनी बेचते हैं, इंद्र की मूर्ति, कि कोई है जो 10 गाय देकर क्या है, मेरे इंद्र की मूर्ति खरीद सकता है। यानी कि गायों का महत्व क्या है, ज्यादा है, इस समय पशुपालन व्यवस्था ज्यादा है, ठीक है। भारद्वाज ने जो छठा मंडल जो लिखा भारद्वाज ने, उसमें गायों की महत्ता के बारे में चर्चा की है। छठे मंडल में गायों की महत्ता की बात है। ओके, ये तो हो गई गाय की बात हमारे पशुपालन में।
दूसरा घोड़ा भी है, आर्यों के पास घोड़ा था, इसीलिए सबसे तेज वाहन उस समय का धरती पर। ठीक है, तो इसका जो मेनली यूज होता था युद्ध में होता था, पहली बात तो। दूसरा मालवाहक, माल ढोने में घोड़े का यूज किया जाता था। ठीक है, भेड़ पालन भी है और बकरी पालन भी है। भेड़ जो पालते थे उनको क्या कहते हैं, भेड़ पालने वाले को अविपाल क्या कहते हैं। ऋग्वेद में जो वर्ड मिलता है वो क्या मिलता है, अविपाल का। और बकरी पालक को शंकर जी के ससुर जी का क्या नाम था तो वैसे प्रजापति। जब बकरी का सिर लगा तो क्या हो गया, राजा अज। तो पालने वाले क्या कहेंगे, अज पाल, अज पाल। अज मतलब बकरी होता है। ठीक है, अविपाल भेड़ और बकरी वाला अजपाल। ओके, ये तो हो गई बकरी की बात। चारागाह शब्द के लिए क्या शब्द यूज हुआ है ऋग्वेद में, चारागाह। गढ़, ठीक है, गढ़ या गढ़यंती कह सकते हैं, गढ़ या गढ़यंती। कुछ वर्ड हैं जो पूछे जा सकते हैं। ओके, अब जो बात करेंगे हम आर्थिक व्यवस्था में पशुपालन हो गया। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर कृषि थी। ठीक है, तो ऋग्वेद के मंडल में अगर बात करें तो जो फर्स्ट मंडल है और जो चौथा मंडल है, सॉरी, फर्स्ट मंडल से लेकर चौथे मंडल तक संक्षिप्त उल्लेख है। ठीक है, संक्षिप्त उल्लेख है फर्स्ट मंडल से लेकर चौथे मंडल तक कृषि कार्य का। और ऋग्वेद में ऐसा माना जाता है कि जो देवता थे ऋग्वैदिक देवता अश्विन, उन्होंने ही क्या है, आर्यों को कृषि कार्य करना सिखाया। खेती कैसे की जाए, मतलब खेती कैसे खेत को कैसे जोता जाए और उसमें बीज कैसे डाले जाए, ये किसने सिखाया, अश्विन ने। देवता है अश्विन, ठीक है, उन्होंने ही सिखाया। इसकी बात ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, कृषि से संबंधित कुछ शब्द याद कर लेते हैं हम। हल, कृषि में जो यूज हो रहा है यंत्र, हल। हल क्या कहते थे, चूंकि लोहे की खोज तो हुई नहीं ऋग्वैदिक काल में, हल किसके होंगे, लकड़ी के ही होंगे। तो हल के लिए क्या यूज होता था वर्ड, लांगल। याद रखेंगे, लांगल। करीश और सकीन क्या है, ये खाद के नाम है। ऋग्वैदिक कार्य में करीश और सकीन क्या थे, खाद, खाद के लिए यूज होने वाला वर्ड है। फाल, जो हल के नीचे फाल लगता है, जोतते हैं। वृक, वृक हमारे शरीर में एक अंग भी है। ठीक है, फाल को वृक कहते थे ऋग्वैदिक काल में। और हसिया को कुछ जगह आज भी नाम मिलता है, तांत्र। हसिया कैसा होता था, बीच में तांत की तरह चाकू भी होते हैं। ठीक है, तो हसिया को तांत्र कहते थे ऋग्वैदिक युग में। याद है, हल का लांगल, करीश और सकीन क्या थे, खाद थे। फल वृक और हसिया तांत्र। और वर्ड्स की बात करें, अगर हम खन कर सिंचाई कर रहे हैं, जल निकाल रहे हैं और उसको सींच रहे हैं खेत को, क्या उसको क्या कहते थे, खनित्रमा। क्या कहते थे, अगर जमीन खोद कर पानी निकाल रहे हैं और उसके द्वारा सिंचाई की जा रही है, उसको क्या वर्ड दिया गया ऋग्वेद में, खनित्रमा। और अगर नहर से सिंचाई कर रहे हैं, नदी से नहर निकालेंगे तो उससे क्या कहते थे, क्या वर्ड यूज किया जाता था, कुल्या। कुल्या यानी नहर, नहरों से सिंचाई।
नहरों से सिंचाई, और खनित्रमा खनकर जमीन को, ठीक है, नहरों से सिंचाई। ये तो बात हो गई कृषि का। शिल्प और व्यापार की बात करते हैं, उसमें कुछ ज्यादा फैक्ट्स नहीं है। शिल्प में क्या है, कारीगरी में वस्त्र उद्योग था, और जो वस्त्र उद्योग में लगे व्यक्ति थे उनको क्या कहते थे, याद रखेंगे, वसो वाय। वसो वाय यानी कि वस्त्र उद्योग में जो लगे व्यक्ति हैं उनको वसो वाय कहा जाता था। ऋग्वैदिक वेद में ये वर्ड्स मिलते हैं, वसो वाय, वस्त्र उद्योग के लिए। पहले और भी उद्योग थे, जैसे सोना चांदी तांबे, इन सबसे रिलेटेड चीजें बनाई जाती थी ना, तो ये भी उद्योग में आते थे। अयस शब्द का यूज है ऋग्वेद में, और उत्तर वैदिक युग में अयस शब्द किसके लिए था, लोहा के लिए था। उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए यूज होता था अयस, लेकिन ऋग्वैदिक युग में अयस शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, कांसा। याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर पूछता है कि अयस शब्द ऋग्वैदिक काल में किसके लिए यूज था, लोहा नहीं होगा, कांसा होगा। उत्तर वैदिक में अयस मतलब लोहा है, ठीक है। सोना चांदी तांबा टीन सीसा, इन सबका ज्ञान था आर्यों को। सोने के बाद जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज है कौन, चांदी। चांदी का वर्णन ऋग्वेद में कहीं नहीं है, ठीक है। तो चांदी, याद रखेंगे, चांदी का वर्णन ऋग्वेद में कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई उद्योग की। व्यापार, क्या कोई साक्ष्य मिला है हमें कि एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता के बीच व्यापार होता था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, मेसोपोटामिया, उत्तरी सीरिया, फारस से सिंधु घाटी सभ्यता का। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कृषि में अधिशेष उत्पादन नहीं है। क्यों? कृषि को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। कृषि से ही सारी चीज़ें बनती व्यापार में, पशुपालन महत्वपूर्ण है। तो अधिशेष उत्पादन नहीं है ऋग्वैदिक युग में। जब अधिशेष उत्पादन नहीं है तो बाहर व्यापार करने कोई जाएगा ही नहीं। दूसरी चीज, नगर नहीं है ऋग्वैदिक युग में। क्यों? क्योंकि ग्रामीण युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर युगीन सभ्यता थी। जब नगर होते हैं तो वहां सामान्य बाजार भी होते हैं। ओके, जैसे लोथल था, नगर थे सब, नगरी सभ्यता थी। सीप के यंत्र बनते थे, शंख के कारखाने थे, मनका बनाने का चनूदड़ों में कारखाना था। नगर है ही नहीं तो उद्योग नहीं है, तो ये क्या है, न नगर है, न सामान्य बाजार की प्राप्ति हो रही है, न ही बाह्य व्यापार हो रहा है, क्योंकि अधिशेष उत्पादन नहीं है। यानी देखा जाए टोटली तो ऋग्वैदिक काल क्या है, क्वेश्चन आई स्टेटमेंट, बंद अर्थव्यवस्था है। क्या ऋग्वैदिक कालीन बंद अर्थव्यवस्था है। गांव छोटे छोटे, कबीले आपस में ही क्या है, आपस में ही विनिमय के आधार पर, हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता में विनिमय था, लेकिन वहां विदेशी व्यापार थे, साक्ष्य मिले। लेकिन यहां ये बंद अर्थव्यवस्था है, बाहरी दुनिया से इनका कोई भी व्यापार नहीं है, ठीक है। यानी कि विनिमय के आधार पर इनका खर्चा बर्चा चल रहा है। विनिमय क्या होता है, अगर एक वस्तु का उत्पादन अगर ए गांव में हो रहा है और किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन बी गांव में हो रहा है, तो क्या है, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, विनिमय कर लेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं विनिमय। ओके, यानी स्थानीय उत्पादन और स्थानीय खपत, उतना ही उत्पादन जितना हम खा सकें। कृषि में उसी बात हुई, यानी स्थानीय उत्पादन, स्थानीय खपत, और इसलिए क्या बंद अर्थव्यवस्था है। ओके, तो ये तो सारी बातें कि हमारे ऋग्वैदिक युग से रिलेटेड। एक टॉपिक ऊपर गया मनोरंजन। हालांकि जुआ का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या है, जुआ की भर्त्सना की गई है, बुरा माना गया है, ठीक है। बाकी मनोरंजन में पासा भी होता था, मल्ल युद्ध भी होता था, रथ दौड़ होती थी, घुड़ दौड़ भी होती थी, ठीक है। ये इनके मनोरंजन के साधन थे। तो इस तरह ये हमने आज की क्लास में बात कर ली ऋग्वैदिक काल। इसी तरह हमारा आज का क्लास ऋग्वैदिक काल का समाप्त हुआ। उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे कल से। आज के इतना ही, नमस्कार।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।